हेलो दोस्तों, एमएस के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे आपको कक्षा 12 का कंप्लीट कोर्स कराया जाए। एक्सरसाइज है 3.2 का 19वां क्वेश्चन है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यानी आव्यूह विधि से हमें हल करना है। यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए, दो प्रकार के बांड हैं, निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज पहले में हमें 1800 मिल रही है और दूसरे में 2,000 रुपये ब्याज मिल रही है। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें दो ब्रांड थे, तो मान लेंगे माना पहले बांड पर X रुपये तथा दूसरे बांड पर टोटल था 30,000। तो 30,000 में से X घटा देंगे तो दूसरे बांड पर हो जाएगा ये। तो 30,000 माइनस X रुपये निवेश करना है। हमने मान लिया, माना पहले बांड पर X रुपया तथा दूसरे बांड पर 30,000 माइनस X, यानी टोटल दिया है उसने 30,000। तो 30,000 में से पहला बांड घटा देंगे तो दूसरे बांड पर निवेश करना है। तो ये हमने मान लिया। अब व्यापार संघ था तो लिखेंगे व्यापार संघ अब व्यापार संघ ने बोला है कि 30,000 रुपये हैं। 30,000 रुपये पर पहले बांड पर 5% निवेश करता है। तो X हमने कितना किया था, X रुपया किया था, 5% ब्याज लेता है और दूसरे बांड पर 7% ब्याज लेता है। जो सेकंड बांड है हमारे पास 30,000 माइनस X रुपये, इतना करता है हमारे पास। यानी पहले बांड पर जो X पैमाना था उस पर 5% ब्याज लेता है और दूसरे बांड पर 7% ब्याज प्राप्त करता है। यानी 30,000 माइनस X पर 7% करता है और X पर 5%। तो इसे बनाएंगे आव्यूह विधि से। तो आव्यूह विधि बनाएंगे तो क्या बनेगी इसकी, आव्यूह विधि। तो आव्यूह विधि हमारे पास ये रुपए थे तो रुपए की एक आव्यूह बनेगा। तो X और 30,000 माइनस X और परसेंट था 5% और 7%। इस पर वो ब्याज प्राप्त करता है। अब करेंगे इसका, तो क्या करेंगे, पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते हैं और कुल उसने ब्याज बोला है पहले में कि कुल ब्याज थी 1800 रुपये। कुल ब्याज पहले पर कितनी थी, 1800 रुपये ब्याज प्राप्त करता है। 5% और 7% लगाकर कितने पर, 30,000 पर। तो करेंगे इसे, तो X का 5% में करेंगे तो X का 5% प्लस 30,000 माइनस X का 7%। कुल कितना ब्याज प्राप्त किया उसने, 1800 रुपये। अब इसे सिंपल करेंगे तो X इंटू का की जगह गुणा का चिन्ह करते हैं और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। प्लस इसी तरह इसको करेंगे 30,000 माइनस X इंटू का की जगह इंटू परसेंट हटाएंगे 7 पे तो बटे 100 और बराबर 1800। सिंपल करेंगे इसे, 5 एकन 5, 5 से काटेंगे तो 20 पार, 20 500। तो X एकन X बटे 20 प्लस ये है 30,000 माइनस X इंटू 7/100 और बराबर 1800।
अब इसे करेंगे तो 7 का गुणा कर देंगे इसमें, तो x/20 प्लस 7 का गुणा करेंगे तो 7 या 21, ये 30,000 है। तो 7 या 21, 21,000 हो जाएगा। 2,10,000। 7 का गुणा 30,000 में करेंगे तो 2,10,000 माइनस 7 का x में करेंगे तो 7x और 100/100 बराबर 1,800। अब इसका लासा लेंगे तो भिन्न बन गई ये, तो लासा आएगा 100। 20 का भाग 100 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा x में करेंगे 5x प्लस 100 का भाग 100 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 2,10,000 और माइनस 7x में करेंगे तो इतना ही आएगा और बराबर 1,800। अब इसे सिंपल करेंगे, 7x माइनस का और 5x प्लस का है, तो ज़्यादा माइनस का है और प्लस का कम है, तो बचेगा माइनस का। माइनस के 2x प्लस 2,10,000 बराबर, अब 100 इधर भाग में बराबर से उधर ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1,80,000। अब आगे 21,000 इधर प्लस में बराबर से उधर भेज दो, क्योंकि x का मान निकालना है हमें, तो 2,10,000 इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -2x बराबर 1,80,000 माइनस 2,10,000, तो -2x बराबर, अब 1,80,000 प्लस का है और माइनस के 2,10,000 है, तो ज़्यादा माइनस के तो बचेंगे माइनस के। 2,10,000 में से 1,80,000 घटा देंगे तो बचा 30,000, तो 30,000 बचा। माइनस से माइनस ख़त्म, 2x के गुणा में बराबर से उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 30,000/2, 2 से काटेंगे तो 15,000 बार कटेगा, तो x बराबर निकला 15,000 रुपये। अब ये प्रथम बांड पर निकला हमारे पास 15,000 रुपये, तो लिखेंगे प्रथम बांड पर किए खर्च रुपये बराबर 15,000 और द्वितीय बांड पर किए खर्च रुपये बराबर कितने किए थे उसने 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस x का मान निकला 15,000, तो 15,000 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 15,000। तो पहले बांड पर 15,000 किए उसने और दूसरे भी बांड पर 15,000 रुपये खर्च किए। अब बी में पहले माह हमने निकाल दिया, यानी पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया ए में। अब बी में है 2,000 रुपये, तो करेंगे सेम इसी तरह और बराबर में 2,000 लेके चलना है। अब बी नंबर हल करेंगे तो इसी तरह इसमें मान के चलेंगे हम। माना प्रथम बांड पर रुपये x तथा द्वितीय बांड पर -30,000 x रुपये निवेश करना है। यानी प्रथम बांड पर x और द्वितीय बांड पर 30,000 -x निवेश करना है। तो व्यापार संघ, ये व्यापार संघ द्वारा ही करना था। अब उसने बोला है कि 30,000 पर कितना था रुपये, 30,000 टोटल रुपये था। 30,000 पर पहले पर वो 5% लेता है, यानी x रुपया निवेश किया था तो 5% ब्याज लिया था, और अगले पर 7% ब्याज लेता है। यानी द्वितीय बांड पर वो कितना लेता है 7% ब्याज। 30,000 -x पर वो 7% ब्याज लेता है। तो आगे हल करेंगे इसे, तो इसे आप भी विधि बनाएंगे। उसने बोला है कि आप भी विधि द्वारा हल करना है।
आप भी विधि, इसे एक ब्रैकेट में रखेंगे तो x और 30,000 माइनस x, और परसेंट एक में रखेंगे तो पहले पर 5% था और दूसरे पर 7%, और टोटल उसने लगाया था, ब्याज लगाई थी कि 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त हो उसे। कितनी प्राप्त हो? वार्षिक ब्याज 2,000 रुपये प्राप्त हो। तो करेंगे, पंक्ति का स्तंभ में गुणा करके चलते हैं तो x का 5% प्लस करते हैं, और फिर दूसरे का दूसरे में गुणा करेंगे तो 30,000 माइनस x का 7% बराबर कितना ब्याज प्राप्त हुआ उसे? 2,000 रुपये। अब x का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो x गुणा 5% हटाएंगे तो बट्टे 100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/% हटा दें तो 100 आता है नीचे, बराबर 2,000। सिंपल करेंगे, 5 एकन 5 और 20 500, तो x एकन x यानी x/20 प्लस 7 का गुणा इसमें कर दो तो 7 या 21 यानी 2,10,000 माइनस 7 का x में करेंगे 7x और 100 के बटे 100 बराबर 2,000। इसका लासा लेंगे तो लासा आएगा 100, 20 का भाग 100 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 का x में गुणा कर देंगे तो 5x प्लस 100 का भाग 100 में देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देंगे तो इतनी संख्या आएगी, यानी 2,10,000 माइनस 7x बराबर 2,000। अब कम करेंगे इसे तो 7x माइनस का है और 5x प्लस का है, तो ज़्यादा माइनस का है तो बचेगा माइनस का, 7x में से 5x निकाल देंगे तो बचेगी माइनस की 2x, और प्लस 2,10,000 बटे 100 बराबर 2,000। अब 100 इधर भाग में है, बराबर से उधर भेजेंगे तो गुणा में जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 2,10,000 बराबर 2,000 में 100 का गुणा कर देंगे तो 2 लाख बन जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 2 लाख बन गया। अब 2,10,000 प्लस का इधर बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2x बराबर 2 लाख माइनस 2,10,000 माइनस 2x बराबर, अब 2 लाख प्लस का है और 2,10,000 माइनस का है, तो ज़्यादा माइनस का और प्लस का कम है तो बचेगा माइनस का। 2,10,000 में से 2 लाख कम कर दो तो कितना बचा? 10,000, माइनस से माइनस ख़त्म, तो 2x बराबर 10,000। अब 2 इधर गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 10,000 बटा 2, 2 से इसे काटेंगे तो ये 5,000 बार कटेगा, तो x बराबर निकला 5,000। x का मान निकला 5,000, यानी प्रथम बांड पर खर्च किए रुपए बराबर 5,000, और द्वितीय बांड पर द्वितीय बांड पर खर्च किए रुपए बराबर कितना था? 30,000 माइनस एक्स था, तो 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस एक्स का मान निकला है 5,000, तो एक्स की जगह 5,000, तो कितना निकला? 25,000। तो द्वितीय बांड पर उसने कितना निवेश खर्च किया था? 25,000 रुपये, और प्रथम बांड पर 5,000, यानी 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 20वां नंबर है। 20वां क्वेश्चन बोला है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की थी, यानी 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं तो 10 दर्जन में कितनी हो गई? 120। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की, यानी 1 दर्जन में 12 वस्तुएं हैं तो 8 दर्जन में कितनी होगी? 12 × 96, यानी 96 वस्तुएं भौतिक विज्ञान की थी, तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र की 10 दी तो 12 × 120,
120 पुस्तकें अर्थशास्त्र की होगी। फिर इसने बोला है कि इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, यानी रसायन विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 80 रुपया है, और भौतिक विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य 60 रुपये है, और अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का मूल्य 40 रुपये है। तो आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। टोटल धनराशि हमें निकालनी है कि दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो हल करेंगे इसे। उसने बोला है कि 10 दर्जन में रसायन विज्ञान की पुस्तकें रसायन विज्ञान में कितनी थी, यानी एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 10 × 12 तो बराबर बना 120 पुस्तकें, यानी रसायन विज्ञान की पुस्तकें बनी 120। फिर आगे बोला है कि 8 दर्जन किसकी थी, भौतिक विज्ञान की पुस्तकें। तो लिखेंगे भौतिक विज्ञान की पुस्तकें। तो 8 × 12 यानी 12 × 8 96 पुस्तक निकली भौतिक विज्ञान की। आगे थी कि 10 दर्जन अर्थशास्त्र की थी, तो 10 दर्जन में अर्थशास्त्र की पुस्तकें, यानी 10 × 12 12 × 120 120 थी हमारे पास अर्थशास्त्र की पुस्तकें। अब करना है आव्यूह विधि से हल। तो इसे हम ए मान लेंगे, यानी जितनी पुस्तकें हैं उसे ए आव्यूह मान लेंगे। 120 कॉमा यानी 96 और फिर 120। अब बी आव्यूह में, यानी पुस्तकों एक पुस्तक का मूल्य, यानी इसने बोला है कि रसायन विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपये, और अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का मूल्य 60 रुपये, और अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का मूल्य था 40 रुपये। तो इनको हम बी आव्यूह मान के चलेंगे, 80 60 40। अस्सी 60 और 40। अब हमें टोटल रुपए निकालना है कि दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त होगी इन पुस्तकों को बेचने से। तो निकालेंगे, यानी पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते हैं। तो ए × बी, 120 का 80 में गुणा करेंगे, तो 120 × 80 प्लस 96 × 60 प्लस 120 × 40, तो बराबर 120 का गुणा 80 में करेंगे तो 12 × 8 96 00, यानी 96 ये बना, प्लस 96 का गुणा 7 में करेंगे, 96 का गुणा 60 में करेंगे तो ये आएगा 5760 रुपये, प्लस 120 का गुणा 40 में करेंगे तो 12 चौक 4800 रुपये ये बना। अब इसे टोटल जोड़ देंगे तो ये बनेगा 20,160 रुपये। जीरो में जीरो जोड़ेंगे 0, और फिर 6 का 6, फिर 8 8 7 15 15 6 21 का 1 हंसला का 2 5 4 9 9 2 18 और 2 20, यानी इतना रुपया बना। तो कुल धनराशि दुकानदार को कितनी प्राप्त हुई, कुल धनराशि यानी 20,160 रुपये। इतनी धनराशि प्राप्त होगी इतनी पुस्तकों को बेचने पर।
तो 20वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 21वां क्वेश्चन है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन कॉमा के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं के बराबर 3, पी बराबर एन, और बी का ऑप्शन है के स्विच है या पी बराबर 2, सी है पी स्विच है या के बराबर 3, डी वाला ऑप्शन है के बराबर 2, पी बराबर 3। अब इसने बोला है कि एक्स कोटि के एक्स आप व्यू है वो 2 इंटू एन कोटि का है, वाई आप व्यू है वो 3 इंटू के कोटि का है, जेड आप व्यू है वो 2 इंटू पी कोटि का है, और डब्ल्यू आप व्यू है वो एन इंटू 3 कोटि का है, और पी आप व्यू है पी इंटू के कोटि का है। तो इसे हमें परिभाषित होने के लिए क्या करना है, तो लिखेंगे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो मान लें हमारे पास एक पी आप व्यू है, इंटू करना है वाई आप व्यू से, और प्लस डब्ल्यू आप व्यू है और इंटू करना है वाई आप व्यू से। तो पी आप व्यू हमारे किस कोटि का है, पी है पी इंटू के कोटि का, पी आप व्यू है पी इंटू के कोटि का, और वाई आप व्यू हमारे पास 3 इंटू के कोटि का, 3 इंटू के कोटि का। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास कुछ, यानी कुछ न कुछ उत्तर आएगा। मान ले रहे आंसर आ रहा है इन दोनों का, तो किस कोटि का आएगा, पंक्ति इंटू स्तंभ का, पंक्ति इंटू स्तंभ का। जैसे हम मान लें गुणा कर लें, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो ये 3 इंटू 2 कोटि का है और ये 2 इंटू 3 कोटि का है। तो हमारे पास इसका आंसर आया था 3 इंटू 3 कोटि का, यानी पहले का पहला स्तंभ उठाएंगे और दूसरे की ये पंक्ति उठाएंगे, तो 3 इंटू 3 बना। इसी तरह ये पहले का स्तंभ P इंटू और दूसरे का पहले की ये पंक्ति और दूसरे का स्तंभ K, प्लस इसी तरह इसका गुणा करेंगे, यानी W हमारा W कोट है N इंटू 3, तो ये है N इंटू 3 कोटि का, और बाई है हमारे पास 3 इंटू के कोटि का, 3 इंटू के कोटि का। तो इसका भी रिजल्ट आएगा, तो हमारे पास मान लो इसका आंसर आएगा N इंटू के कोटि का, N इंटू के कोटि का। इस तरह का आंसर बनेगा हमारे पास। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा जोड़ के, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा P इंटू एन कोटि का, यानी P इंटू एन कोटि का भी आएगा। यानी इसे हम जोड़ेंगे तो पंक्ति और स्तंभ कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, पंक्ति और स्तंभ कैसे हों, बराबर हों, तभी तो हमारे पास ये बराबर आएगा। तो पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए इसके लिए, तो इसकी पंक्ति और इसकी पंक्ति बराबर होंगी, और इसका स्तंभ और इसका स्तंभ बराबर होगा, तो P बराबर होगा किसके, N के, तो P बराबर होगा N के। यार हमारे पास दो आप व्यू हैं, अगर जोड़ रहे हैं इनको, ये हमारे पास दो आप व्यू हैं तो इनको जोड़ेंगे तो इनकी पंक्ति और इसकी पंक्ति बराबर होनी चाहिए, 1 2 1 2 3 1 2 3, यानी पंक्तियां बराबर हैं। और स्तंभ भी कैसे होने चाहिए, जोड़ने वक्त बराबर होने चाहिए, या घटाएं या जोड़ें इसको, तो पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए। तो इसकी पंक्ति समझ लो, इसकी पंक्ति और इसकी पंक्ति बराबर होनी चाहिए, तो P बराबर किसके होगी, N के, और इसका स्तंभ और इसका स्तंभ बराबर होना चाहिए तभी जुड़ सकता है, तो K बराबर किसके होगा, K के। तो K से हमें कोई मतलब नहीं है, P बराबर N देखना है, तो ऑप्शन देखना हमारा कौन सा सही होगा, P बराबर N। अब K वाला देखना है, तो K बराबर है, अब इसमें देखेंगे क्या K बराबर किसके बराबर होना चाहिए, 3 के, यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर होनी चाहिए, तो K बराबर कितना होगा, 3, तो K बराबर 3। ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब 22वां नंबर है, है यदि N बराबर P तो
आव्यूह सात एक्स माइनस 5z की कोटि 5z की कोटि है। अब देखेंगे कितनी की कोटि है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, दे रखा है उसने 7x माइनस 5z। अब x देखेंगे, इसको घटाएंगे तो 5 7 का अंदर गुणा कर देंगे, 5 का अंदर गुणा कर देंगे। x हमारे पास क्या है, आव्यूह है, और z भी आव्यूह है। तो ये x आव्यूह किस कोटि का होना चाहिए, तो x आव्यूह होना चाहिए हमारे पास 2 इंटू एन कोटि का। तो ये होना चाहिए 2 इंटू एन कोटि का, और माइनस करेंगे, और z आव्यूह है हमारे पास, z आव्यूह होना चाहिए 2 इंटू पी कोटि का। तो 2 इंटू पी कोटि का। अब देखेंगे ये इसकी पंक्ति और इसकी पंक्ति बराबर होनी चाहिए, और इसका स्तंभ और इसका स्तंभ बराबर होना चाहिए। तो 2 इंटू एन बराबर होगा किसके, 2 इंटू पी के, यानी पंक्ति इसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर होनी चाहिए, तभी घट सकता है। पंक्ति और स्तंभ कैसे होने चाहिए, इन दोनों के बराबर, तभी तो घट सकते हैं। अगर बराबर नहीं होंगे, यानी इसमें 2 पंक्ति होगी, इसमें 3 पंक्तियाँ होंगी, तो घट नहीं सकता है। यानी बराबर पंक्तियाँ होनी चाहिए और बराबर ही स्तंभ होने चाहिए। तो रखेंगे, और इसने दे रखा है एन बराबर पी, तो एन की जगह पी लगाते हैं। तो 2 इंटू पी बराबर 2 इंटू पी, तो पी रहेगा। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन बना, या तो 2 इंटू पी मिल जाए, तो 2 इंटू पी है नहीं इसमें। अब पी की जगह एन लगाते हैं, तो 2 या 2 इंटू पी की जगह एन, तो एन तो रहेगा, और बराबर 2 इंटू एन। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है, 2 इंटू एन वाला। तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन सही होगा, 2 इंटू एन। ये 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।